हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मी नीरज। और आज आपके क्वेश्चंस हैं वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये आप लोग बोल रहे हो, आप लोग बहुत सारी कमेंट्स आई हैं मेरे पास में, कह रहे हैं मैम प्लीज़ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराइए, दोनों में हमको समझ में आ रहा है। और कुछ लोग बच्चे हैं बोल रहे हैं कि मैम सिर्फ हिंदी में कराइए। तो मैं हिंदी में ना आपको बाईलिंगुअल कराने वाली हूँ। इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन आपका हिंदी में होगा। जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में करेंगे, और जो लोग हिंदी में करना चाह रहे हैं वो लोग हिंदी में कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, मेरा थोड़ा टाइम बचेगा और मुझे भी खुद की स्टडीज़ करनी होती हैं, इसलिए दो लैंग्वेज, जैसे कि जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश देख लिया करेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी पढ़ लिया करेंगे। ओके, तो आज का जो दिन है, आज का दिन क्या है, हैशटैग डे 25 होगा आई थिंक, हैशटैग डे 25 होगा। और ये लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री। तो जो बच्चे मेरे से बोल रहे थे मैम आसाम से हम बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो क्या यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने देखा है क्वेश्चंस आपके आसाम वाली जो बीएससी नर्सिंग हो रही है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बिल्कुल मॉडरेट लेवल के होते हैं, ना ज़्यादा इजी होते हैं ज़्यादा हार्ड होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो इन क्वेश्चन के साथ में आप जा सकते हो और आप उस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी आपका यूपी के लिए तो है ही है, यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए मैं करा ही रही हूँ। और आरयूएचएस के लिए बच्चे बोल रहे थे कि मैम आरयूएचएस के लिए भी करा दीजिए। तो बेटा मैं बताऊं, देखो उनमें क्वेश्चंस आते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, तो उनके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप आरयूएचएस के लिए भी करना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 21 कि जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, जो ब्यूरेट टेस्ट होता है वो किसके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो आपसे पूछ रहा है। हिंदी में यही क्वेश्चन है आपका, ब्यूरेट परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ब्यूरेट परीक्षण का जो उपयोग होता है वो किसकी लिए, किसको पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है पता लगाने के लिए आपका प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्यूरेट टेस्ट का हम क्या करते हैं, ब्यूरेट टेस्ट को हम उपयोग में लाते हैं या फिर उसको उसी को टेस्ट करते हैं, परीक्षण को लगाते हैं और उससे प्रोटीन्स का पता लग जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो केराटिन होता है अ फाइब्रस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, केराटिन जो होता है हमारा, जो आपने सुना होगा बालों में पाया जाता है, बालों में केराटिन का लोग स्पा में जाके बालों का ट्रीटमेंट कराते हैं, तो केराटिन ट्रीटमेंट भी एक उसमें से होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो किस किस में प्रेजेंट होती है, केराटिन। तो हेयर और नेल्स में आपको पता है प्रेजेंट होती है, बाकी आपका फूल में भी प्रेजेंट होती है, स्किन में भी प्रेजेंट होती है, और आपकी सभी में प्रेजेंट होती है, ऑल में। ठीक है, तो हॉर्न्स भी होते हैं उसमें, एक आप यहाँ पे लिख लो, बूल और हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सींग होते हैं जो। ठीक है, HORNS। तो इसमें आपका सभी सही हो जाएगा, ऑल। तो हिंदी में कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन मौजूद होता है, तो वो सभी में मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, तो सेलुलोज किसका पॉलीमर है, वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, याद रखना है आपको। ठीक है, और हिंदी में आपका है कि सेलुलोज एक बहुलक है, सेलुलोज एक किसका बहुलक है, तो वो शर्करा का बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो जो गैस एसेंशियल होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो कौन सी होती है, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है वो क्या है, वो आपको बतानी है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस होती है वो आपकी होती है N2, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, फॉस्फोरस एक आवश्यक घटक है, तो वो होता है आपका न्यूक्लिक एसिड का, तो आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है आपका DNA RNA, तो आपको पता होगा कि फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है आपका RNA और DNA दोनों में ही, आपको इतना तो पता ही होगा। बाकी आपके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है, तो इनमें न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, तो उनमें मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि ये सब बायो का पोर्शन है। इसमें इतना पूछ सकते हैं कि फॉस्फोरस किसका एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है या फिर आवश्यक किसका घटक होता है फॉस्फोरस, तो वो न्यूक्लिक एसिड्स का होता है। न्यूक्लिक एसिड्स आपके मेजरली दो ही हैं, DNA और RNA। ठीक है, फिर देखिए विच इज़ नॉन एज कार्बोलिक एसिड, तो कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं आपको बताना है। तो कार्बोलिक एसिड हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं वो फिनॉल को, और फिनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H5OH। फिनॉल मतलब 5 मेंबर की रिंग होती है, वो 6 मेंबर की रिंग होती है, जिसमें हम फिनॉल आपने देखा पढ़ा होगा, बेंजीन की रिंग होती है एक, तो इसको हम C6H5OH, OH और जोड़ दो यहाँ पे कहीं, ये फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इथेनॉल क्या होगा, इथेनॉल आपका आ जाएगा, ये जैसे एथाइल आपने पढ़ा होगा, इथिन पढ़ा होगा, तो C2H5OH ये आपका इथेनॉल हो जाएगा।
और एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है आपका CH3CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। बाकी आपका एक ऑक्जेलिक एसिड बचा हुआ है, तो ऑक्जेलिक एसिड भी लिख लो। ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका C2H2O4, ये आपका एक्जेलिक एसिड होता है। सभी के केमिकल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आपको आइडिया रहे कि क्या 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 आपके केमिकल फार्मूलेज होते हैं। जो अगर नेम ना दे उनका, तो केमिकल फार्मूला दे दे, तो उसी आपके हिसाब से आप लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, तो इसका मैंने जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है किसे कहते हैं, तो वो फिनॉल को बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं विच हैज़ द स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो इसका हिंदी में अनुवाद है कि जिसमें विंटर ग्रीन के तेल की महक आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। मिथाइल सैलिसिलेट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके भी मैं आपको केमिकल फार्मूलेज बता दे रही हूँ, जिससे कि अगर वो ऐसे नेम ना दे के उसने अगर दे दिया कि केमिकल फार्मूले दे दिए, तो आप कैसे लगाओगे। तो जैसे सबसे पहले आपका इथाइल सैलिसिलेट है, तो इथाइल सैलिसिलेट का जो फार्मूला होता है C9 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, H10O3। फिर आपके इसके आते हैं मिथाइल के, तो मिथाइल का होता है C8H8O3। फिर आपका वेंजल्डिहाइड तो सभी को पता होगा। तो वेंजल्डिहाइड मतलब मतलब वेंजीन की एक रिंग जोड़ लो 5, और आपका CHO एल्डिहाइड का एक ग्रुप जोड़ दो। फिर फिनाइल सैलिसिलेट, तो इसका हो जाएगा आपका C13H10O3। ये आपके केमिकल फॉर्मूलेज हो गए, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है आपको बताना है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन होती है, आपको याद रखना है। तो प्रोटीन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसुलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन डिप्लीशन इन दैट स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाई। जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो किसके कारण हो रहा है, वो मुख्य कारण बताना है आपको। तो कह रहा है समताप मंडल में ओजोन की कमी बोल रहा है, मुख्यतः किसके कारण होती है। तो वो किसके कारण होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, जिसमें आपके क्लोरीन का वो पाया जाता है, और फ्लोरीन और कार्बन। तो ये मेनली आपकी किस में पाई जाती थी? पहले फ्रिज में, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते थे, और AC होता था जो आपका एयर कंडीशनर, तो उसमें मेनली ये गैस पाई जाती थी। अभी नहीं पाई जा रही है, अभी लिक्विड अमोनिया पाई जा रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, उससे कोई भी हार्म नहीं है हमारी ओजोन की डिप्लीशन को, ओजोन की लेयर को, जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बायो में पूछा सकता है। जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ होती है, कौन से मंडल में होती है? तो वो होती है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ताज है हमारा, ताजमहल इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर से सफ़र कर रहा है हमारा ताजमहल। व्हाट इज़ मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर है क्या? तो हिंदी में इसका अनुवाद देखिए, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से पीड़ित है, ठीक है। मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर आपको बताना है क्या है। तो मार्बल कैंसर क्या है? एक अम्लीय वर्षा जो मार्बल को नष्ट कर देती है। तो आपका C ऑप्शन सही हो जाए इसमें, कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल को नष्ट कर देती है, मतलब एसिडिक रेन होती है विच कोरोड्स मार्बल। कोरोड्स का मतलब होता है कि जैसे उसको ना ख़राब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है बहुत ज़्यादा मार्बल को, तो वो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का मैंने आपको एक अच्छा सा एक निमोनिक बताया है, कि अगर आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो आ से हो जाएगा आपका एसिडिक रेन, ठीक है, एसिडिक रेन हो जाएगा आ से, और सा से हो जाएगा SO2। मेनली ये गैस पाई जाती है आपकी, ठीक है। ये आपके उसमें जब रेन होती है, अम्लीय वर्षा हो रही होती है, तब ये कंपोनेंट पाए जाते हैं मेनली, ठीक है। तो आपको याद रखना है SO2 और NO2। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इज। तो हिंदी में अनुवाद है इसका, प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब होता है जैसे आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट क्या है, आपको वो बताना है बेसिकली। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 31 का आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण वाला। इसका ऑप्शन है आपका ग्लूकोज, तो आपका शर्करा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट होता है फॉस्फोरेस्पायरेशन का, वो होता है ग्लूकोज, और प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट क्या है? शर्करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विथ सल्फर इज कॉल्ड। तो कह रहे हैं एक प्रोसेस है, रबर को सल्फर के साथ, हिंदी में रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम रबर को सल्फर के साथ गर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी गुणवत्ता होती है, उसको सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इंग्लिश में देख लो, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर। जब हम एक प्रोसेस है
जिसमें हम रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं बाय हीटिंग, ठीक है। इट्स विद किसके साथ में, सल्फर के साथ में जब इसे हीट कर रहे होते हैं तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे होते हैं। वो कौन सी प्रोसेस होती है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वल्कनाइजेशन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब वल्कनीकरण। अब वल्कनीकरण क्या होता है मुझे नहीं पता हिंदी में, लेकिन वल्कनाइजेशन है वो एक प्रोसेस होती है जिससे सल्फर के साथ में हम रबर को हीट कर रहे होते हैं और जिससे जो रबर की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो वल्कनाइजेशन वो प्रोसेस होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। लेड इन वाटर कैन कॉज, जो लेड होता है पानी में वो क्या कॉज कर सकता है। और देखिए हिंदी में बोल रहे हैं पानी में सीसा कारण बन सकता है। तो पानी में अगर हम लेड को मिलता है हमें, तो पानी में अगर लेड की प्रेजेंस पाई जा रही है तो वो किडनी डैमेज को कॉज करता है, ठीक है। तो गुर्दे उससे खराब हो जाते हैं, गुर्दे और वक्र। अगर आपको देखो हिंदी में गुर्दे लिख दिया जाए, ठीक है, हिंदी में मुझे कुछ पता है, और वक्र, वक्र शायद ऐसे ही लिखा जाएगा मेरे हिसाब से, वक्र, वक्र, हाँ शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वक्र और गुर्दे दोनों आ जाए, वक्र भी आपके लिवर ही किडनी होता है, नहीं यकृत होता है, सॉरी बेटा, थोड़ा सा हिंदी में मैं कंफ्यूज रहती हूँ। लिवर, किडनी बकरी होता है, लिवर को यकृत बोलते हैं, बकरी होता है बेटा आई थिंक। देखो हिंदी में आप बकर को ऐसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने ध्यान से नहीं देखा है, या फिर ऐसे ही लिखा हो जाता होगा, लेकिन बकर भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। और गुर्दे भी बोलते हैं किडनी को, और यकृत को बोलते हैं हम लिवर, यकृत, यकृत को हम बोलते हैं लिवर, आई थिंक ऐसे ही लिखा जाएगा यकृत, जिसको हम लिवर बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऐसे आपको हिंदी में भी याद रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, गुर्दे ना आके वो बकर लिख दे, ठीक है, इसलिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट डाइजेशन, डाइजेशन, हाँ ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन, बेटा इनडाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। इनडाइजेशन का मतलब होता है अपच, यहाँ पे पाचन की जगह पे अपच करना आप, अपच, ठीक है, जिससे खाना नहीं पचता है। इंडाइजेशन का मतलब होता है खाना न पचना। तो कह रहा है आपसे हिंदी में कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो जो अपच हो जाती है हमें, जिससे हमें खाना नहीं पच रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं, वो दवा कौन सी होती है, वो होती है एंटासिड। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे डाइजेशन की जगह पे आप इन और जोड़ लेना, इनडाइजेशन, ठीक है, इसमें प्लस कर लेना, इन और जोड़ लेना, इंडाइजेशन हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको बोलते हैं हम एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गैस विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ द नेचुरल गैस एंड द बायोगैस इज़, जो उनमें से कौन सी गैस है, इनमें से कौन सी गैस है जो नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों में ही प्रेजेंट होती है। तो वो गैस होती है आपकी मीथेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका CH4, ठीक है, H2S, और एक और होती है इसमें गैस H2S, और एक और पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन इसमें 3 गैसेज होती हैं मेनली, लेकिन मेनली जो इसमें इन तीनों में से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है आपकी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CO, हाइड्रोजन तो आपको पता ही है H2, ब्यूटेन आपका हो जाएगा C4H8, ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा। तो आपको ऐसी चीज़ें H10 ऐसे कुछ होगा, ब्यूटेन का मुझे अभी याद नहीं आ रहा फार्मूला, लेकिन C4H10 ऐसे कुछ फार्मूला होगा, ठीक है। तो इसमें से आपका हिंदी में क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि वह गैस जो प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद है वो है आपकी मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इनमें से कौन सा मेटल है जो केरोसिन में स्टोर होता है। तो होता है आपका सोडियम, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, पोटेशियम का K होता है, P नहीं होता है, कैल्शियम का होता है आपका Ca, लियम का होता है V, ठीक है, वेरियम होता है Va, और वेरिलियम होता है आपका Ve। फिर देखिए हिंदी में कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिट्टी के तेल से संग्रहित की जाती है। तो वो सोडियम, ठीक है, ये मेटल हैं आपके। फिर देखिए मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस, जब मेटल रिएक्ट कर रहे होते हैं एसिड के साथ में तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हाइड्रोजन एंड सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। हिंदी में है धातु अम्ल के साथ प्रक्रिया करके उत्पादन करती है। तो धातु जब अम्ल के साथ प्रक्रिया कर रही होती है तो क्या उत्पादन करती है, हाइड्रोजन और सॉल्ट, नमक मतलब। फिर देखिए मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस, जब मेटल रिएक्ट कर रहे होते हैं वाटर से तो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
हिंदी में देखिए धातु जल के साथ क्रिया करके उत्पादन करती है। तो जब धातु मेटल के साथ में धातु जब एसिड के साथ में रिएक्ट कर रही होती है तो प्रोड्यूस करती है आपकी हाइड्रोजन और सॉल्ट। जब धातु आपके जल के साथ में रिएक्ट कर रही होती है मतलब क्रिया कर रही होती है तो उत्पादन करता है किसका? धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं अब। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr इज एटॉमिक नंबर इतना दे रखा है 24। मतलब Cr का मतलब होता है क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम इसका नेम है Cr का। तो हिंदी में Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो आपको बताना है, जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है उन्होंने 24, मतलब 24 एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक आपका 24 है और आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा है क्रोमियम का। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा है उसका क्रोमियम का तो वो आपका होता है फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s1, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज कितना है 36 है, मतलब क्रिप्टॉन का जो सिंबल है वो Kr होता है और क्रिप्टॉन इसका नेम है Kr का। तो जो एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का वो है 36, ठीक है, दे रखा है उन्होंने। देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने जो एलिमेंट है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आपसे बोल रहे हैं कि क्रिप्टॉन का आपको बेसिकली आपको क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है उन्होंने और आपका हिंदी में है यदि क्रिप्टॉन जो क्रिप्टन है आपकी की परमाणु संख्या कितनी है 36 है, मतलब 36 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा। तो इसमें बोल रहे हैं आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिकली बताना है। तो आपका जो क्रिप्टॉन है हमारा, तो उसको हम लिखते हैं, देखो आपने ये क्या है आपकी एक नोबल गैस है, याद रखना है आपको पहले तो नोबल गैस जो आपने पी ब्लॉक में पढ़ी होंगी लास्ट में, जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक में उनको हम जनरली नोबल गैसेस बोलते हैं, बेसिकली नोबल गैसेस बोलते हैं जनरली, या फिर बेसिकली कुछ भी लगा सकते हो आप, उन्हें हम नोबल गैसेस ही बोलते हैं, उनका नोबल गैसेस ही नाम है, ठीक है। तो उनमें क्या आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ रही होती हैं नोबल गैसेस में आ रही होती हैं, ठीक है। जैसे हीलियम हो गया, फिर आपके नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सारे आपके नोबल गैसेस होती हैं। तो ये क्या है आपकी एक नोबल गैसे है। अब नोबल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसको जो आप पी ब्लॉक में जाओगे, पी ब्लॉक में आपके 6 ग्रुप्स होते हैं आपके, मतलब 13 14 15 16 17 18, ठीक है, ये 6 आपके ग्रुप होते हैं। उनमें से जो आपका लास्ट वाला ग्रुप होता है 18 ग्रुप जो होता है, तो उसको हम नोबल गैसेस के नाम से जाने जाते हैं वो, ठीक है, उन्हीं में से ये एक एलिमेंट है। अब आपसे पूछ रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका, तो हम इनको ऐसे लिखते हैं 2 8 18 8, इसका जो होगा 36 का 36 पूरे होने चाहिए। देखो 2 कितना हो गया, 2 और 8 10 हो गए, 10 और 8 18, 18 और 8 18 और 18 36 होगा, ठीक है। तो आपके 36 एटॉमिक नंबर कंप्लीट भी हो रहा है और आपका जो ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर वो ऐसे दे दे कि 2 8 8 18, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, 2 8 18 8 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। और आपको जो भी क्वायरी है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना, मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करूँगी और उनको पढ़ती हूँ, हर एक किसी को लाइक देती हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर किया करें, आपकी जो भी क्वायरी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी चीज़ से, मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।